लास्ट टाइम कहाँ तक करवाया था? अच्छा, बस यही बता था। आज जाने से पहले शीट लेके जाइएगा। ठीक है। आप लोगों को वॉइस आ रही है? नेहा, अल्फिया? देखिए, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में बात किया। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने थे आपके? 7 और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कितने थे? 2। अगर हम लोग सिंपल यहाँ से प्लेन एंगल को डिफाइन करना चाहेंगे तो प्लेन एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं? मैंने कहा कि सर्कल का कोई पार्ट है और ये सेंटर के थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक? तो ये जो भी आर्क लेंथ है, मैंने कहा कि सर्कल का रेडियस कितना है? आर। तो थीटा को हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, और इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियस। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अल्फिया, नेहा, स्नेहा, बेटा वीडियो ऑन कर लीजिए। अल्फिया, स्नेहा, नेहा आप भी ऑन कर लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यहाँ तक नोट कर लिया? ठीक है। अब ये बताइए, अगर मैं पूरे कंप्लीट सर्कल की बात करूं और वन कंप्लीट सर्कल, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ, ठीक है? अगर मैं एक सर्कल कंप्लीट करता हूं तो आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस के इक्वल। तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर, यहां से आपको क्या मिल गया? थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अगर मैं एक सर्कल कंप्लीट करता हूं तो सेंटर पे कितना एंगल सस्टेन करता है सर्कल? 2 पाई, ठीक है? और आपको डिग्री में तो ये पता ही है कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। डिग्री में कितना करता है? 360। तो यहीं से आप लोग रिलेशन निकालते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये रिलेशन यहीं से आता है। क्लियर है? देखो, बेसिक चीजें सबको पता होगा। नोट कर लिया? मेजरमेंट ऑफ लेंथ,
अब देखिए लेंथ को मेजर करने के लिए आपके पास दो मेथड, एक तो है आपका डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या हुआ, मैं डायरेक्ट कोई सा भी स्केल लेके सिंपल किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कर सकूं। तो ऐसे यहाँ पे कौन कौन से स्केल यूज हो सकते हैं डायरेक्ट मेथड में? मीटर स्केल जो घर में यूज करते हैं आप लोग। मीटर स्केल की मिनिमम एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होती है जो घर में यूज करते हैं? 0.1 सेंटीमीटर। 1 डिवीजन इज इक्वल टू या सिंपल लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर। और थर्ड आपने सुना होगा स्क्रू गेज, इससे मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं? 0.001 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास स्केल है, बल्कि डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या हुआ, आपके पास स्केल है, डायरेक्ट मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कर सकूं विद द हेल्प ऑफ स्केल। और वो कौन कौन से स्केल हमारे पास हैं? जैसे कि पहला है मीटर स्केल जो घर में हम लोग अमूमन यूज करते हैं। सेकंड और थर्ड ये दोनों आपने लैब में देखा होगा, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। ठीक है, हमारे मेन डिस्कशन यही दोनों पार्ट्स होंगे, इसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड वैसे क्वेश्चन है, एक दो टिपिकल क्वेश्चन करवा दूंगा मैं। अब देखिए इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड का मतलब क्या होता है कि हम लोग अपने दिमाग का यूज करके, जैसे कि मैंने सिंपल कहा यहाँ से मून की डिस्टेंस कितनी है, तो कोई स्केल से तो मेजर नहीं करेंगे यहाँ से मून की कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी मेथड है जिनकी मदद से, मतलब कि डायरेक्टली तो नहीं तो इनडायरेक्ट वे में अपने दिमाग का यूज करके मैं यहाँ से डिस्टेंस ऑफ मून निकाल लूँ। ठीक, तो हमारे पास दो मेथड है फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब कि यहाँ से अगर किसी प्लैनेट में इन सबकी डिस्टेंस निकालनी है तो इन सब के लिए हम लोग आपने पढ़ा होगा पैरेलैक्स मेथड, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ठीक है, अगर वो किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें निकालनी है कि अर्थ से सन की कितनी डिस्टेंस है या अर्थ से मार्स की कितनी डिस्टेंस है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कोई डायरेक्ट मीटर इसके लिए वर्नियर कैलिपर ये सब तो यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लोग अपनी कुछ कॉमन सेंस वगैरह यूज करते हैं, उसी वजह से एक मेथड आता है जिसको हम लोग कहते हैं पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, अब सेकंड, फॉर एट सब एटॉमिक लेवल, एट एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने कहा कि न्यूक्लियस का साइज कितना है या किसी मॉलिक्यूल की साइज कितनी है, एटम की कितनी साइज है। ठीक है, तो अगर मेरे को किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल से न्यूक्लियस के साइज के बारे में पता लगाना है तो वहां भी पहली बात तो मैं एटम्स को देख नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए अगर उसको अगर मेरे को मेजर करना है तो उससे भी हमारे पास कई सारे मेथड होते हैं। तो जनरल मेथड आपने सुना होगा टनलिंग माइक्रोस्कोप। मेन हमारा है ये दोनों, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। ठीक है, 11th के स्टूडेंट को ये दोनों भी बताता हूँ क्या हाँ टनलिंग मेथड क्या है या सिंपल आप माइक्रोस्कोप वगैरह कैसे यूज करते हैं, पैरेलैक्स क्या होता है। हमें तो भी सिंपल यहाँ पे इस चीज पे कंसंट्रेट करना है कि किस वाले पोर्शन से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, नीट किस पोर्शन से हमसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो हमारे लिए मेन मोटिव यही है कि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए सिग्निफिकेंट फिगर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये बेस है आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट का। अब देखिए
बेसिक डेफिनेशन को कभी मत भूलिएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर, अगर मैं यहां से बात करूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास 10 डिजिट्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी नॉन जीरो डिजिट है, जीरो को छोड़कर, ठीक है, एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़कर जितने भी डिजिट हैं वो सभी क्या है, आपके सिग्निफिकेंट है, मतलब कि उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। जीरो को अगर हम लोग हटा दें तो, ठीक है, तो सिग्निफिकेंट का मतलब क्या हुआ, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या हुआ, नॉन जीरो डिजिट। सिंपल, अभी हमें क्या याद रखना है कि नॉन जीरो डिजिट, जीरो को छोड़कर जितने भी डिजिट हैं वो सब क्या है, आपके सिग्निफिकेंट है। क्लियर है यहाँ तक? बेसिक चीज को मत भूलिएगा, क्योंकि अभी मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा। तो पहले तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब समझ में आ गया कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, ठीक। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसमें आप लोग बताएंगे कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल लिया, मैंने लिखा 2 3 4, देखो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताना है, कितने, 3, और मैंने कहा 2 2 0 0, जीरो को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। और मैंने कहा 2.200, अब काउंट होगा 1 2 3 4। अगर डेसिमल में, अगर डेसिमल में नॉन जीरो के बाद अगर जीरो आता है, याद रखिएगा, अगर डेसिमल में नॉन जीरो के बाद अगर जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि नॉन जीरो डिजिट, यहाँ पे क्या, 2 नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है। तो इसके बाद आपके जीरो काउंट हो रहेंगे, ठीक है, इसके बाद जीरो आ रहे हैं तो वो काउंटेबल है, ठीक। तो इस वाले केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 4। यहां तक नोट कीजिए, एक एक पॉइंट लिखते जाइएगा। और सिग्निफिकेंट फिगर से नीट ने एक दो बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे हुए हैं कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जाम्पल के बाद चीजों को समझिए, एग्जाम्पल के साथ हम लोग रूल्स को समझेंगे, और हर एक एग्जाम्पल के साथ आप लोग एक लाइन नीचे रूल का जरूर लिखिए कि हाँ यहाँ पे कौन सा रूल आपने अप्लाई किया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 0.0002, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ये देखो ये नॉन जीरो है, ठीक है। अगर नॉन जीरो के पहले जीरो आ रहा है डेसिमल में तो वो काउंटेबल नहीं होता, तो सिंपल आंसर कितना हो जाएगा, 1। लेकिन अगर यहाँ पे नॉन जीरो के बाद अगर आ रहा है डेसिमल में तो वो काउंटेबल होता है, लेकिन नॉन जीरो के पहले अगर जीरो आ रहे हैं तो वो काउंटेबल नहीं होता। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आए, ठीक है, अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आए तो वो काउंटेबल होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4। लिखते जाइए, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, लेकिन अभी न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, वहां पे इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या नेहा कुछ कह रही हैं आप? नो सर। इसमें बताइए 2.0030,
पहली बात तो दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आ रहा है तो ये काउंटेबल है, और दूसरा नॉन जीरो के बाद ये जीरो आ रहा है तो ये भी काउंटेबल है। तो सिंपल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 5। ठीक है, नोट कीजिए, फिर और बता रहा हूँ कि क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए। देखिए जैसे कि मैंने लिखा 23400, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3। अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको कहा जाता है साइंटिफिक नोटेशन। अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूं 23400 या सिंपल लिखूं 2.34 इंटू 10⁴, ठीक है, इसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 3। 10 की पावर में या सिंपल 10 की पावर में जो भी है वो काउंटेबल नहीं होता। ठीक है, 10 की पावर में जितने भी होंगे वो सब आपकी चीजें काउंटेबल नहीं होती। इस एग्जाम्पल से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया जिसपे नीट ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। इस एग्जाम्पल से क्या रिजल्ट निकल के आया कि मैंने कहा कि ये 23400 ये क्या है आपका सेंटीमीटर में लिखा हुआ, जैसे कि मैंने कहा कि 200 सेंटीमीटर। अगर इसी को मैं मीटर में लिखूं तो क्या लिखूंगा? 2 मीटर। ठीक, तो इसका मतलब अगर मैं यूनिट कन्वर्जन कर रहा हूँ सेंटीमीटर को मीटर में या मीटर को किलोमीटर में, तो यहाँ पे भी देखिए कुछ ऐसी चीज हो रही है कि यहाँ पे जो भी चीजें हो यहाँ पे मैंने यूनिट कन्वर्जन किया। ठीक, अगर मैं यूनिट कन्वर्जन करता हूँ तो देन देयर इज नो चेंज इन सिग्निफिकेंट फिगर। यूनिट कन्वर्जन में सिग्निफिकेंट फिगर में कोई भी चेंज नहीं आता। इस एग्जाम्पल में चीजें साफ साफ पता चलती है। या जैसे कि मैंने कहा कि 200 सेंटीमीटर और 2 मीटर, इन दोनों में अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर की बारे में बात करूं तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1। और यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1। क्लियर है? इसमें बताइए। इसमें कितना होंगे सिग्निफिकेंट फिगर? 3 होंगे। नॉन जीरो के पहले जीरो आएगा तो काउंटेबल नहीं होगा, इसके बाद वाले जीरो काउंटेबल होंगे, तो इसका मतलब सिंपल 3। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक आता है राउंडिंग ऑफ। अब जैसे कि मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, मेरे को कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर चाहिए? 3। मेरे को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ये करना है, आपको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो राउंड ऑफ का रूल देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि वैल्यू है 2.3467, ये है। तो अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात करूं तो 1 2 3 ये बच गया। ठीक, तो सिंपल सा तरीका, जितने डिजिट बच गए उतने जीरो लगा दीजिए। 2 जीरो लगा दिए तो 100 हो गया। ठीक, 100 का 50%, 100 का 50% कितना होगा? 50। अब हम लोग इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं देखूं जो 67 है वो 50 से क्या है? ग्रेटर है। ठीक, अगर 50 से ग्रेटर है तो लास्ट डिजिट में मैं +1 ऐड कर दूंगा, तो ये वैल्यू लिख दूंगा 2.35। आगे समझ में?
चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे को कहाँ तक आंसर चाहिए? मेरे को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर चाहिए। इसका मतलब 1 2 3, ये 3 बच गए। ठीक है, तो 1 के आगे कितने जीरो लगा दूंगा? 3। इसके 50% कितना हो जाएगा? 500। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो 432 इज लेस देन 500। ठीक है, अगर लेस देन 500 है तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? एज इट इज, उसमें कोई चेंजेस नहीं, तो 2.36 दिस इज द फाइनल आंसर। चीजों को ध्यान से समझिए और अपने वर्डिंग में लिखिए। सॉल्यूशन लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना और कैसे समझना है उसको अपने वर्डिंग में एक्सप्लेन जरूर कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने कहा कि 2.6650। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए, तो 1 2 3, ये बचा 50। कितने डिजिट बच गए? 2। तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा? 100। 100 का 50% कितना हो जाएगा? 50। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करूं तो दोनों तो इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है? एग्जैक्ट 50% है। अब देखिए, सिंपल चीजों को याद रखिएगा। अगर एग्जैक्ट 50% आ रहा है तो जस्ट लास्ट वाले डिजिट को देखेंगे। ये जो लास्ट वाला डिजिट है 6, ये इवन है कि ऑड? इवन। अगर इवन होगा तो एज इट इज, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2.66। नोट कर लिए? क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, यहाँ पे मेरे को 3 डिजिट चाहिए, 1 2 3। ये कितना है? 500। तो इसका मतलब 1000, इसका 50% लेंगे तो कितना आ जाएगा? 500। ये देखिए, ये दोनों क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। तो मतलब कि एग्जैक्ट 50% है। अगर एग्जैक्ट 50% होगा तो मैंने क्या बताया कि लास्ट वाले डिजिट को देखेंगे। ये लास्ट वाला डिजिट क्या है आपका? 7। ये क्या है? ऑड। अगर ऑड होगा तो इसमें +1 ऐड कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 3.6। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, एक बार नेट ने क्या क्वेश्चन पूछा
कि 2132 ये 5213। मैंने कहा कि मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर कर रहा है 5213 kg। ठीक है, अनसर्टेन क्या है? विच डिजिट इज अनसर्टेन? पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि सर्टेन और अनसर्टेन का मतलब क्या है। ठीक है, अब तो मैं यहाँ पे बात करूं कि अगर वेइंग मशीन है तो वेइंग मशीन की जो ये जो लास्ट डिजिट दिखा रहा है, ठीक है, मैं लास्ट डिजिट की बात करूं तो ये अनसर्टेन है। हो सकता है ये 4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ठीक है, सिंपल एक लॉजिकली सोचिए कि अगर आपके पास बहुत सारे वेइंग मशीन है और आपको ये इतने बड़े मास को मेजर करना है। ठीक है, अगर इतने बड़े मास को मेजर करना है तो कौन सा डिजिट है जो अनसर्टेन हो सकता है? लास्ट वाला। ठीक है, ये वाली वैल्यू, इतनी तो वैल्यू आएगी ही आएगी। जो लास्ट वाली वैल्यू है वो आपकी वेरी कर सकती है, कहीं पे 2 हो सकता है, कहीं पे 3 हो सकता है, कहीं पे 4 हो सकता है, कहीं पे 5 हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जो लास्ट डिजिट होता है वो क्या होता है? अनसर्टेन। हम लोग इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से बात करते हैं, तो लास्ट डिजिट आपका अनसर्टेन होता है। ये है आपका अनसर्टेन। क्लियर है? ये नीट का क्वेश्चन है जो पूछा गया था नीट के एग्जाम में। चलिए, अब अनसर्टेन तो पता चल गया। अब कुछ हम लोग रूल्स सीखते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, इन सब के लिए। तो सबसे पहला, फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर नंबर्स आपके आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा 2.2 इंटू 1.234, ये है। मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना सब कोई, सिंपल से मल्टीप्लाई करके आपने फाइनल आंसर निकाल लिया। अब इसमें अगर मैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर की बात करूं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2। अगर इस वाले पार्ट में देखूं तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4। ठीक है, तो जो भी फाइनल आंसर आपने मल्टीप्लाई करके निकाला है तो फाइनल आंसर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए? 6। 2। इन दोनों में से जो कम होगा वही फाइनल आंसर में होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको लिख लीजिए। फाइनल आंसर में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? 2। तो जितने भी डिजिट आपकी मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं उसमें से क्या करेंगे? हर एक का नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे। जिसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कम होगा वही फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो उसके लिए आपको राउंड ऑफ करना पड़ सकता है, कुछ भी करना पड़ सकता है। क्वेश्चन दे रहा हूं तो आप करके दिखाइए। एक क्यूब है, इसकी साइड आपको दी है 1.26 सेंटीमीटर। फाइंड वॉल्यूम। चलिए जल्दी से कीजिए। एक क्यूब है जिसकी साइड आपको दी हुई है 1.26 सेंटीमीटर। फाइंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब।
So 1.59 centimeter cube. नहीं, पहले इसका क्यूब, सिंपल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, साइड क्यूब। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है पहले ये बताइए, उसके बाद देखेंगे आंसर। पहले ये तो निकालिए तो सही, कितनी आ रही है वैल्यू। अल्फिया क्या आ रहा है, नेहा सॉल्व कर लिया, हाँ बताइए कितनी आ रही है। हाँ सर, अभी करवा रहा हूँ। 10.00416. कैलकुलेशन मिस्टेक है, सही से कीजिए कैलकुलेशन, कैलकुलेशन तो गलत नहीं होना चाहिए। नेहा बताइए क्या आ रहा है, कर रहा हूँ सर। ठीक है कीजिए कीजिए जल्दी, इतना तो पेन चलना चाहिए फास्ट। अल्फिया बताइए क्या आ रहा है, आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आवाज नहीं आ रही है। So 1.992376. अभी भी सही नहीं आ रहा। 1.997. यूनिट वही है और हर एक के आंसर इतने अलग अलग है। कीजिए मोबाइल से करके देखिए, देखिए भले कि मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ए क्यूब इज इक्वल टू 2.000376 ये आएगा। अब मेरे ख्याल से मल्टीप्लिकेशन तो नहीं सिखाऊंगा, या आप लोगों को होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये आ रहा है ए क्यूब, किसी का आया, सर हमारा वो नहीं आया। हाँ मतलब सर, हमारा सर मेरा है 2.00576। 2.000376 ये एग्जैक्ट है। हमारा 2.002976 आया। ये एग्जैक्ट है। नहीं विश्वास है तो मोबाइल पे कैलकुलेट करके। Sir 2.000376 आ रहा है. ये तो आ रहा है 000376। Yes sir. यही है सर 376। हाँ ठीक है। अब देखिए 1.26 इंटू 1.26 इंटू 1.26 वॉल्यूम तो यही है ना। तो अभी मैंने क्या बताया था कि जिसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कम होंगे वही आंसर में होना चाहिए। हर एक का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3। देखिए फाइनल आंसर में भी 3 होना चाहिए, मतलब यहाँ तक। अब इसको देखेंगे, ये तो 50% से छोटा है ना, 50% से छोटा तो एज इट इज 2.00 सेंटीमीटर क्यूब, ये है फाइनल आंसर। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं।
अब क्लियर है, अब तो गलतियां नहीं होंगी ना इसमें। देखिए एक क्वेश्चन मैंने कहा 22 इंटू 1. सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं? दो, ठीक है। इसमें कितने हैं? अब क्यों गलत है इसके लिए सुनिए। अगर मैंने सिंपल ये लिखा होता 22 तो आप लोग सिग्निफिकेंट फिगर कितना बताते हैं? तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 22 क्या है? एग्जैक्ट नंबर, ठीक है, कोई डेसिमल वगैरह नहीं है। एग्जैक्ट नंबर का मतलब होता है कि कोई भी डेफिनेशन, रुक जाइए सुनिए सुनिए ध्यान से सुनिए। एग्जैक्ट नंबर का मतलब क्या हुआ? जिसमें कोई भी डेसिमल प्लेस ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एग्जैक्ट नंबर कहते हैं। अगर एग्जैक्ट नंबर सिंपल ऐसा लिखा हुआ है, इसके साथ कोई भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में कोई भी नंबर नहीं, लेकिन अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, नेहा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है। अगर मैंने कहा कि एग्जैक्ट नंबर सिंपल लिखा हुआ है तो मैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तो सिंपल क्या करूंगा? जितने भी नॉन जीरो डिजिट है उसको काउंट करके बता दूंगा, ठीक। लेकिन अगर एग्जैक्ट नंबर को मैं किसी फॉर्मूले में यूज करूं, फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन में यूज करूं या डिवीजन में यूज करूं, तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर को कितना काउंट करते हैं? इंफिनिटी। ये रूल है, लिख लीजिए। अगर एग्जैक्ट नंबर कहीं मल्टीप्लिकेशन में यूज हो रहा है या डिवीजन में यूज हो रहा है तो उस एग्जैक्ट नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर कितना काउंट किया जाता है? इंफिनिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। क्लियर है? अब देखिए, अब आपको पता चलेगा कि 22 के कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इंफिनिटी। 1.11 के कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3। तो फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए? 3। खत्म, ठीक है, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन नीट ने पूछा है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? इंफिनिटी। इसमें कितने हैं? फाइनल आंसर में कितना होगा? जो कम होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, एरर। एरर का मतलब क्या होता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, ठीक है, एरर हम लोग डिफाइन करते हैं सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के लिए, कि जो भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो कितना एरर दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एरर की बेसिक डेफिनेशन है तो अगर हम लोग देखें तो एरर का मतलब क्या होता है? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मैंने कहा कि एक सर्किट है जिसमें करंट फ्लो कर रही है 2 एम्पियर, ठीक, लेकिन जब मैंने सर्किट में एमीटर को लगाया तो वो करंट मेरे को दिखा रहा था 1.9 एम्पियर, ठीक। तो जो 2 एम्पियर है वो क्या है? ट्रू वैल्यू। सर्किट में तो 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था, लेकिन एमीटर ने कितना मेजर करके बताया? 1.9 एम्पियर। इसका मतलब एरर कितना दिखा रहा है इंस्ट्रूमेंट से? 0.1 का, ठीक है। तो एरर आपका प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, या तो इंस्ट्रूमेंट आपकी वैल्यू ज्यादा दिखा रही होगी या तो इंस्ट्रूमेंट ट्रू वैल्यू से वैल्यू कम दिखा रही होगी। इससे जब भी हम लोग एरर लिखते हैं तो हमेशा प्लस माइनस लिखते हैं, लिखते जाइए पॉइंट, क्योंकि इसी क्वेश्चन पे नीट ने 2-3 बार क्वेश्चन पूछे तो बिल्कुल कंफ्यूजन वाले। सिंपल एरर प्लस माइनस होता है और एरर क्या होता है? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। एरर को हमेशा हम लोग प्लस माइनस दोनों दिखाते हैं क्योंकि वो आपकी वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है या वैल्यू आपकी कम भी हो सकती है ट्रू वैल्यू के कंपैरिजन। हाँ कुछ ठीक।
अब देखिए, एरर बेसिकली आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिस्टमैटिक एरर, और एक होता है आपका रैंडम एरर। अब ध्यान से सुने कि सिस्टमैटिक एरर का मतलब होता क्या है, कि व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर का मतलब होता है, जैसे कि मैंने मान लीजिए कि एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, वेइंग मशीन बनाई, ठीक है, और वेइंग मशीन बनाया तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग एरर है। जब मैंने उसको डिजाइन किया था, वो पहले से ही उसमें एक एरर आ गया। तो मैंने कहा कि कोई वेइंग मशीन है जिसमें एरर आ रहा है 0.1 kg का। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने उस पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है, तब भी वो कितनी रीडिंग दिखा रहा है, 0.1 kg। ये मैन्युफैक्चरिंग एरर है, ठीक है। अब थोड़ा सोच के बताइए कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg, मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg। अगर 2 kg मास को मैं इस वेइंग मशीन पे रखूंगा तो ये कितनी रीडिंग दिखाएगा, 2.1, ठीक है। तो मतलब कि 2.1 kg दिखाएगा। अगर मेरे पास 2.1 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर इस वेइंग मशीन पे रखूंगा तो वो कितनी रीडिंग दिखाएगा, 2.2। तो सिस्टमैटिक एरर है। सिस्टमैटिक एरर का मतलब क्या हुआ, जो कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में मैन्युफैक्चरिंग एरर आ गया, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ठीक। तो ऐसे इस टाइप के एरर को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सिस्टमैटिक एरर को हम लोग मिनिमाइज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो इनबिल्ट एरर है। मैं उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता, वो दिखाएगा ही दिखाएगा 0.1 kg का, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। अभी मैं थोड़ा सा और एलोबरेट करूंगा। पहले तो सिंपल ये लीजिए कि सिस्टमैटिक एरर का मतलब क्या होता है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट लगे किसी इंस्ट्रूमेंट में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वी कैन नॉट मिनिमाइज सिस्टमैटिक एरर। हम लोग सिस्टमैटिक एरर को मिनिमाइज नहीं कर सकते। क्लियर है? अब आते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर का मतलब क्या होता है, एकाएक कोई सा भी एरर आ जाता है, ठीक है। तो रैंडम एरर ज्यादातर किसके कारण होता है, पर्सन के कारण होता है, जो भी ऑब्जर्वर है उसके कारण। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक एमीटर है, ये एमीटर है, ये 0, 0.5, 1, 1.5, 2, ये ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसका जो पॉइंटर है वो मान लीजिए यहाँ पे है, ये पॉइंटर। किसी सर्किट में मैंने एमीटर को लगाया और ये पॉइंटर इस वाले पॉइंट पे आके रुक गया, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि ये एक आपका क्लॉक की तरह है। इस एरर को हम लोग सिंपल घर पे जो क्लॉक है, वॉल क्लॉक, उसको देखते हुए यहाँ पे पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, मैं इस साइड से देखूंगा तो मेरे को नीडल थोड़ा सा लेफ्ट साइड में नजर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस साइड से देखूंगा तो मेरे को नीडल थोड़ा सा आगे की तरफ नजर आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये ऑब्जर्वर की गलती के कारण एरर आ रहा है। इंस्ट्रूमेंट तो नहीं दिखा रहा था एरर, इंस्ट्रूमेंट तो बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग दिखा रहा है, लेकिन ऑब्जर्वर ने रीडिंग ही गलत ले ली, तो ठीक है। सर उसको सामने से भी देख सकते हैं ना। हाँ, तो इसलिए तो कहते हैं कि हमेशा पैरेलैक्स को हटाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी ऑब्जर्वर रीडिंग ले तो हमेशा नीडल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आके, ठीक है। मैं तो एरर बता रहा हूँ कि कितने तरीके से एरर देख सकता है वो। कि अगर मैं राइट साइड से देखूंगा तो मेरे को 1.2 से थोड़ा छोटा नजर आएगा, अगर मैं लेफ्ट साइड से देखूंगा तो मेरे को 1.2 से थोड़ा आगे नजर आएगा, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट रीडिंग कितनी थी, 1.2। तो ये एरर किसके कारण आया, ऑब्जर्वर के कारण। जो रीडिंग ले रहा था उसने जल्दबाजी में गलत रीडिंग ले ली, इंस्ट्रूमेंट एरर नहीं दिखा रहा था, ये ऑब्जर्वर ने गलत रीडिंग ली, ठीक है।
दूसरा, अगर मैं रैंडम एरर को और देखूं तो मैंने कहा कि जब भी हम लोग एमीटर लगाते हैं तो सर्किट में लगाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वायर को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, न्यूट्रल और लाइव वायर से, ठीक है। तो अगर जो भी आपने वायर को कनेक्ट किया, अगर वायर का लूज कनेक्शन है तो सर्किट में करंट सही नहीं आएगी। अगर वायर को टाइट कनेक्ट नहीं किया हुआ है, लूज कनेक्शन किया हुआ है, तब भी सर्किट में करंट आपकी सही नहीं आएगी। इंस्ट्रूमेंट में तो कोई एरर नहीं था, लेकिन ऑब्जर्वर ने वायर को सही से टाइट ही नहीं किया तो इंस्ट्रूमेंट तो गलत रीडिंग ही दिखाएगा, ठीक है। तो ये सब जितने भी एरर हैं जो कि ऑब्जर्वर की गलतियों के कारण आ रहे हैं, एकाएक आ जा रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं रैंडम एरर। इसलिए जब भी आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो भी लैब टेक्नीशियन होता है वो क्या कहता है कि आप लोग कितने ऑब्जर्वेशन लीजिए, मिनिमम 5, या आपसे कहता है कि 10 ऑब्जर्वेशन लीजिए, ठीक है। अगर एक्सपेरिमेंट किया तो हमेशा यही कहा जाता है कि आप लोग 5 ऑब्जर्वेशन लीजिए या तो 10 ऑब्जर्वेशन लीजिए, ठीक है। ताकि हम लोग क्या करते हैं, हमेशा फाइनली क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इस टाइप के एरर क्या होते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। इससे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लीजिए ताकि एरर आपका मिनिमम आए, ठीक। तो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था वो यही क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन नॉट बी मिनिमाइज। उसमें एक ऑप्शन था सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर को हम लोग मिनिमाइज नहीं कर सकते मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट एक इंस्ट्रूमेंट में, लेकिन रैंडम एरर या ग्रॉस एरर, बहुत से एरर बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। वो सब कभी ना पूछे गए ना उसमें डिटेल में जाने की कोई जरूरत है। तो जो बेसिकली दो ब्रॉडली पार्ट्स में जो डिवाइड करते हैं वो है सिस्टमैटिक एरर और एक आपका है रैंडम एरर, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, रैंडम एरर को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशन लेंगे तो हमारा रैंडम एरर क्या हो सकता है, मिनिमाइज हो सकता है। नोट कर लिया। अब जैसे कि पहली रीडिंग ली उसमें आपकी वैल्यू आई R1, दूसरी रीडिंग ली उसमें आई R2, ऐसी आपने क्या लिया, nth रीडिंग ली जिसमें वैल्यू आई Rn, ठीक है। और मेरे से कहा गया कि ट्रू वैल्यू निकालनी है तो आप लोग क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू निकालते हैं। ये हमेशा लैब में करते हैं, R1 प्लस R2 अप टू Rn डिवाइडेड बाई n, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो ये जो R एवरेज है इसी को क्या कहते हैं आप लोग, ट्रू वैल्यू। कि जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो भी आपने आर एवरेज रीडिंग की एवरेज वैल्यू निकाली, वही क्या है, आपकी ट्रू वैल्यू है। अब वन बाय वन देखते हैं। आपने कहा कि पहला एक्सपेरिमेंट किया, आपने पहला एक्सपेरिमेंट किया तो इसमें से रीडिंग आर एवरेज में ट्रू वैल्यू में से पहली रीडिंग को माइनस किया तो मेरे को पहला एरर मिलेगा कि मेरी पहली रीडिंग में कितना एरर आ रहा था। तो आपने कहा कि ये एरर आ रहा है डेल्टा R1, ठीक। मैंने कहा कि जो आपने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया इसमें एरर कितना आ रहा है, R एवरेज माइनस R2, सेकंड रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे को ये सेकंड एरर मिल जाएगा। ऐसे ही मैंने कहा कि आपने nth एक्सपेरिमेंट किया उसमें एरर कितना आ रहा है, R एवरेज माइनस Rn, जिसको आपने कहा डेल्टा R, ठीक। तो ये हर एक एक्सपेरिमेंट में जो पहली रीडिंग ली थी उसमें कितना एरर आ रहा था, सेकंड रीडिंग ली थी उसमें कितना एरर आ रहा था, जो nth एक्सपेरिमेंट किया उसमें एरर कितना आ रहा था, R एवरेज माइनस Rn। अब मेरे से अगर पूछा जाए कि व्हाट डू मीन बाय मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मेरे को मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो मीन का मतलब सिंपल क्या होता है, एवरेज। ये तो एरर ठीक। मेरे को क्या निकालना है, इन सब का एवरेज निकालना है। तो अगर इन सब का अगर मैं एवरेज निकाल लूं तो डेल्टा आर एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 प्लस अप टू डेल्टा Rn डिवाइडेड बाई n। इसको मैं डेल्टा ई लिखूं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब देखिए जब भी हम लोग रीडिंग लेते हैं
जब भी हम लोग रीडिंग लिखते हैं किसी भी चीज की, तो रीडिंग को हमेशा रीडिंग इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू कितनी है, आर एवरेज प्लस माइनस डेल्टा ई। इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जब भी रीडिंग ली जाती है तो उसमें हमें बताना पड़ता है कि उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में कितनी मैक्सिमम पॉसिबल एरर की पॉसिबिलिटी है। ये रीडिंग लिखने का तरीका है। कोई से भी इंस्ट्रूमेंट में जब भी आप लोग रीडिंग लिखते हैं तो इसी तरीके से लिखते हैं, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या है? डेल्टा ई ये बताता है मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में मैक्सिमम एरर आने की क्या पॉसिबिलिटी है या उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है, वो इस चीज को डिनोट करता है डेल्टा ई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी पार्ट से कई सारे क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ग्रेड में कई बार पूछे। ठीक है, हम लोग सिर्फ इसको भूल जाते हैं, डेल्टा ई को याद रखते हैं, डेल्टा ई तो एरर है, और जल्दबाजी में से पूरा क्वेश्चन ही गलत कर देते हैं। ये चीज ध्यान ही में रखते हैं कि डेल्टा ई बताता है मैक्सिमम पॉसिबल एरर। ठीक है, ये डायरेक्ट एरर नहीं बता रहा है, हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट एरर आपका 0.1 ही दिखा रहा हो, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल एरर की उसने वैल्यू हो 0.2। अभी मैं एग्जांपल लूंगा, एक एक करके सभी चीजों को आराम से समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहां तक हम लोगों ने बेसिक चीज अभी सीख ली है। अब इसके आगे एरर पे हमें न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। अभी आज क्लास के बाद आप लोगों को शीट मिल जाएगी जिसकी प्रैक्टिस आज से आप लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही ये चैप्टर बाइंड अप होगा, लास्ट लेक्चर में आप लोगों का डाउट सेशन होगा कि जो भी आपको शीट दी गई है, डाउट सेशन सिर्फ और सिर्फ जो मैं शीट दूंगा उसी से होंगे। ये नहीं कि मैं शीट दे रहा हूँ आप लोग कोई और बुक सॉल्व कर रहे हैं, कोई पर्सन कोई और बुक सॉल्व कर रहा है, तो आप लोग खुद ही लॉजिकली सोच के देखें, कोई 10 लोग 10 बुक की किताब से पूछेंगे तो मैं तो किसी एक ही के डाउट्स बता पाऊंगा 1 घंटे के अंदर, कंडीशन कम है। अगर आप 11th के होते 11th के स्टूडेंट को मैं हमेशा कहता हूँ जहां से सॉल्व करना वहां से पूछना, ठीक है, लेकिन अभी हमारा मेन मोटो है कि नीट क्वालिफाई करना नेक्स्ट ईयर में। अगर नीट क्वालिफाई करना है तो हमें अपनी चीजों को बाउंडेड रखना पड़ेगा कि इस दायरे के बाहर ना जाए। ठीक है, इसलिए शीट की कमी नहीं है, इतने क्वेश्चन दे दूंगा कि पहले वही क्वेश्चन पूरे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो अभी तो मैं आपको डेली प्रैक्टिस शीट दे रहा हूँ, उसके बाद एक असाइनमेंट शीट दे रहा हूँ और एक आपकी प्रीवियस ईयर शीट दे रहा हूँ। ठीक है, 3 शीट है लगभग अप्रोक्सीमेटली, सब मिला के आपके 150 प्लस क्वेश्चन है। सभी को अगर मिला लिया जाए तो यूनिट एंड मेजरमेंट के लिए 150 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट। वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कि 4-5 दिन हमारा चलेगा, तो रोज अगर हम लोग 20-20 क्वेश्चन या 25-25 भी क्वेश्चन करें तो 5 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाएंगे 150 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज 1:30-2 बजे तक आपको ये शीट मिल जाएगी और इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिएगा। जो टॉपिक पढ़ाते जाऊं उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन मिले शीट में उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। कोशिश यही कीजिए कि जो भी शीट है उसको आप लोग प्रिंट आउट निकाल लीजिए, थोड़ी ज्यादा आसानी हो जाएगी चीज। नहीं तो ऐसे आपके पीडीएफ फॉर्मेट में तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा क्वेश्चन किया कौन सा क्वेश्चन नहीं किया। अगर आपके वो प्रिंट आउट में होगा तो उसमें कम से कम मार्क कर सकते हैं कि हाँ ये वाला क्वेश्चन हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये वाला क्वेश्चन मेरे 2 अटेम्प्ट में नहीं हो पाए। इसका मतलब मैं जब भी इस चीज को रिवाइज करूंगा तो ये जो 2 अटेम्प्ट वाले क्वेश्चन तो उसको एक बार जरूर देखूंगा, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में मेरे दिमाग ने गलत सोचा, तो दिमाग हमेशा गलत ही सोचता है उस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में। इसी हिसाब से पी के आया था रिवीजन में। रिवीजन में जब हम लोग फाइनल रिवीजन करते हैं क्रैश कोर्स में तो 150 क्वेश्चन ही करते हैं। अब हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं 25 से 30, क्योंकि जो 2 अटेम्प्ट वाले क्वेश्चन होते हैं वो कम ही होते हैं। बस उसी को मेरे को रिवाइज करना है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने जो क्वेश्चन सही कर दिया एग्जामिनेशन हॉल में भी सही करूंगा, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में जिस क्वेश्चन में मैंने गलत सोचा इसका आंसर नहीं आया, एग्जामिनेशन हॉल में भी वही पहला अटेम्प्ट लूंगा। ठीक है, अब वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये इस हिसाब से आपको पूरी शीट बनानी पड़ेगी कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे नहीं हुए थे, ये क्वेश्चन था जिसमें मेरे को डाउट है, तो वो सब पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोग नहीं कर सकते मार्क। और आपके पढ़ने के लिए भी आसानी हो गया। हाँ शीट है आपके सामने, एक यूनिट मेजरमेंट की एक शीट ये रही और इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन ये डाउट्स वाले थे, ये सब क्वेश्चन मेरे हो गए थे, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे और उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन के साथ में काले लिख दिए जिसमें ये कॉन्सेप्ट है जो कि यूज करना। ठीक है,
तो कल हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, 2 बजे के आसपास में आप लोग को शीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए, ओके, बाय।